दुनिया का कोई भी चोर जहां चोरी के लिए अलग अलग तरीके से प्लान बनाता है तो वहीं चोरी के बाद वो पकड़ा न जाए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि चोर चाहे जितना बड़ा शातिर हो, पुलिस कभी न कभी उस तक पहुंच ही जाती है और फिर एक मुजरिम के सारे मंसूबे फेल हो जाते हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज जिस बैंक रॉबरी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये बेंगलुरु के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की कहानी है। इस चोरी में कुल 8 लोग शामिल होते हैं। चोरी से पहले ये सभी लोग एक सक्सेसफुल रॉबरी का प्लान बनाते हैं और इसमें कामयाब भी होते हैं। 2 जून 2009 को बेंगलोर की एक बैंक में ये डाका डालते हैं और इस बैंक के अलग अलग लॉकरों में रखे 40 किलो सोना और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। ये 8 लुटेरे इस रॉबरी को इतनी सफाई के साथ अंजाम देते हैं कि पुलिस को इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस हैरान थी कि आखिर इन चोरों तक पहुंचा कैसे जाए। और फिर पुलिस के हाथ लगता है एक 2 सेकंड का फोन कॉल, जिसे शुरुआती जांच में पुलिस ने नॉर्मल कॉल समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन फिर पुलिस को लगता है कि इस 2 सेकंड के कॉल का जरूर इस रॉबरी से कोई ना कोई कनेक्शन है। और पुलिस का शक दुरुस्त भी निकलता है, क्योंकि ये 2 सेकंड का फोन कॉल, जिसे बेंगलुरु पुलिस ने मामूली समझकर इग्नोर कर दिया था, ये फोन कॉल इस रॉबरी की अनसुलझी पहेली को पूरी तरह सुलझा कर रख देती है। तो आखिर कैसे जिस केस को बेंगलुरु पुलिस सुलझाने में नाकाम रही, एक 2 सेकंड के फोन कॉल ने पूरी तरह सुलझा कर रख दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। बात आज से लगभग 15 साल पुरानी यानी 2009 की है। कहानी की सरजमीन है बेंगलुरु। एक पति अपने कमरे में सो रहा था। अचानक पत्नी की नज़र तकिए के नीचे पड़ी एक मोबाइल फ़ोन पे जाती है। पत्नी सोचती है कि ये फ़ोन किसका है। वो तकिए को उठाकर देखती है तो पता चलता है तकिए के नीचे 2 फ़ोन है। इन दोनों में एक फ़ोन तो वो है जिसका इस्तेमाल उसका पति करता है, लेकिन ये दूसरा फ़ोन किसका है, क्योंकि उसके पति ने कभी बताया भी नहीं था कि उसके पास 2-2 फ़ोन है। अब आमतौर से ऐसा होता है कि एक शादीशुदा आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक के बजाय अपने पास 4 फ़ोन रखे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असल दिक्कत तब होती है जब बीवी को इस बारे में पता न हो। यानी एक शादीशुदा आदमी के लिए चोरी छुप के फ़ोन रखना बीवी की नज़र में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो खैर, एक नए मोबाइल फ़ोन को देखकर पत्नी को शक होता है कि ज़रूर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तभी इसने इस नए मोबाइल फ़ोन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। अब पत्नी गुस्से में पागल हो जाती है, तकिए के नीचे से दूसरा फ़ोन उठाती है, उस फ़ोन में अपना नंबर डायल करती है और एक 2 सेकंड का मिस्ड कॉल करने के बाद फ़ोन कट कर देती है। अब पति के दूसरे फ़ोन का नंबर पत्नी के मोबाइल में सेव हो चुका था और कहानी ख़त्म। और अब यहाँ से एक दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। तो उन दिनों बेंगलोर में एक बैंक हुआ करता था जो मुथूट फाइनेंस बैंक का एक ब्रांच था। इस बैंक का काम था लोगों से सोना लेकर बदले में लोन देना, और यही वजह है जो इस बैंक के लॉकर रूम में करोड़ों रुपए के सोने पड़े होते थे। इस मुथूट फाइनेंस बैंक के जो मैनेजर थे, उनका नाम था मिस्टर इसाक जॉन। मिस्टर इसाक जॉन एक पुराने और भरोसेमंद आदमी थे और पिछले 10 साल से इस बैंक में मैनेजर की नौकरी कर रहे थे। अब चूंकि मिस्टर इसाक जॉन काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो बैंक के अंदर जो भी लेन देन होता था या जो भी ग्राहक लोन लेने के लिए बैंक में गहने जमा कराते थे, उन सब की देखभाल की जिम्मेदारी मिस्टर इसाक जॉन के हवाले थी। यानी बैंक में जितने भी लॉकर थे, उन तमाम लॉकरों की चाबी मिस्टर जॉन के पास होती थी। तो मामूल के मुताबिक 2 जून 2009 को मिस्टर जॉन बैंक पहुंचते हैं। बैंक के दूसरे स्टाफ भी पहुंचते हैं। बैंक पहुंचने के बाद तमाम स्टाफ अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर मिस्टर जॉन भी बैंक में आए ग्राहक की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। इन तमाम कामों को निपटाते हुए शाम के 5 बज जाते हैं और शाम 5 बजे ही बैंक बंद भी होता था। तो मिस्टर इसाक जॉन बैंक के तमाम लॉकरों को अच्छी तरह चेक करते हैं कि कहीं कोई खुला तो नहीं। बैंक के दूसरे स्टाफ पहले ही निकल चुके थे। अब मिस्टर जॉन अपना बैग उठाते हैं और बैंक के मेन गेट को लॉक करने के बाद अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। मिस्टर जॉन बैंक आने या फिर घर जाने के लिए हमेशा स्कूटी का इस्तेमाल करते थे। तो मिस्टर जॉन बैंक के ठीक सामने रोड पे खड़ी अपनी स्कूटी के पास पहुंचते हैं। आमतौर से ये बात हम सभी जानते हैं कि एक बैंक मैनेजर का जॉब बड़ा रिस्की जॉब होता है, और इसकी वजह यह है कि कई बार इन्हें बहुत सारे पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। तो चोर उचक्कों की नज़रें लगातार इन पर बनी रहती हैं कि कब उन्हें मौका मिले और इन्हें लूट ले। और सबसे बढ़कर बैंक और उसके तमाम लॉकरों की चाबियां भी इन्हीं के पास होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लुटेरे इनसे चाबी लेकर बैंक न लूट ले। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि सुरंग खोदकर या बैंक के अंदर जाकर लूट मार करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आजकल लगभग तमाम बैंकों की सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी सख्त होती है।
लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि आजकल के स्मार्ट चोर को बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल के लुटेरे भी इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर घर बैठे बैठे अकाउंट को खाली कर देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो खैर, मिस्टर जॉन अपनी स्कूटी के पास पहुंचते हैं। अब मिस्टर जॉन की एक आदत थी, वो बैंक और उसके लॉकरों की तमाम चाबियां अपनी स्कूटी के सीट के नीचे रखा करते थे, और इसकी वजह ये थी कि कभी कोई चोर उचक्का इन पर हमला भी करे तो कम से कम वो बैंक की चाबियों तक न पहुंच सके। अब मिस्टर जॉन बैंक की तमाम चाबियां अपनी स्कूटी की सीट के नीचे रखते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। चूंकि बैंक से उनका घर काफ़ी दूर भी था और शाम के लगभग 7 बज चुके थे, अंधेरा भी होना शुरू हो चुका था। अब मिस्टर जॉन एक ऐसी सड़क से गुजर रहे थे जहां ट्रैफिक न के बराबर था, यानी एक सुनसान हाईवे। सड़क की दूसरी तरफ से एक बाइक आ रही थी जिस पर 2 लोग सवार थे। जब बाइक मिस्टर जॉन की स्कूटी के करीब पहुंचती है, अचानक बाइक स्कूटी से टकरा जाती है। अब जैसे स्कूटी और बाइक की आपस में टक्कर होती है, बाइक वाला एक तरफ गिरता है तो मिस्टर जॉन दूसरी तरफ। चूंकि दोनों की स्पीड नॉर्मल थी और ऊपर से उन्होंने हेलमेट भी लगा रखा था, तो इन दोनों के सर में तो चोट नहीं लगती, लेकिन हाथ पांव जरूर छिला जाते हैं। लेकिन अभी इस एक्सीडेंट को हुए 1 मिनट भी नहीं गुजरता, और इससे पहले कि मिस्टर जॉन खड़े होकर अपनी स्कूटी के पास जाते, अचानक एक मारुति कार इन लोगों को जख्मी हालत में देखकर वहां रुकती है। मारुति से 2 लोग नीचे उतरते हैं और मिस्टर जॉन से कहते हैं कि चलिए हम आपको नज़दीकी अस्पताल लेकर चलते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। मिस्टर जॉन भी सोचते हैं कि शायद कोई भला इंसान है, तभी तो हमारी मदद के लिए आया है, और वैसे भी उनके हाथ पांव जख्मी थे, तो इस हाल में अकेले घर जाना भी ठीक नहीं था। अब मिस्टर जॉन ये सोचकर कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाएंगे, मारुति कार में बैठ जाते हैं। लेकिन मिस्टर जॉन इस बात से बिल्कुल अनजान है कि यह एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश थी, और जो शख्स उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा है वो भी इस साजिश का बड़ा हिस्सा है। दरअसल वो बाइक वाला जिसने मिस्टर जॉन को टक्कर मारा, ये टक्कर धोखे या गलती से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट कराया, और जो लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे ये भी उन्हीं की गैंग से थे, और ये सभी लुटेरे थे, और इस एक्सीडेंट को पूरी प्लानिंग के साथ कराया गया था। इधर मिस्टर जॉन जैसे ही मारुति कार में बैठते हैं, उन्हें बेहोशी की दवा सुंघा दी जाती है, जिसके बाद मिस्टर जॉन बेहोश हो जाते हैं। कार में बैठे 2 लोग मिस्टर जॉन के बैग, पर्स और जेब की तलाशी लेते हैं, तो मिस्टर जॉन की जेब से उन्हें 20,000 रुपए नकदी और एक मोबाइल फोन मिलता है। लेकिन वो चीज़ उन्हें मिलता ही नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी, यानी बैंक और उसके लॉकर रूम की तमाम चाबियां। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने इतना बड़ा एक्सीडेंट कोई छोटी मोटी चोरी के लिए तो किया नहीं था, उनका मकसद कुछ और था। खैर, जब इन्हें चाबी नहीं मिलती, ये दोबारा तलाशी लेते हैं, क्योंकि चाबी उन्हें हर हाल में चाहिए थी, वरना इनका सारा प्लान ही चौपट हो जाता। लेकिन दूसरी मर्तबा तलाशी लेने के बाद भी जब उन्हें चाबी नहीं मिलती, अब ये लुटेरे थोड़े परेशान होते हैं कि आखिर मिस्टर जॉन चाबी कहाँ रख सकता है। और फिर उनके जहन में ख्याल आता है स्कूटी, यानी कहीं उन्होंने चाबी को स्कूटी में छुपा रखा हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लुटेरे मिस्टर जॉन पर लगातार नज़र बनाए हुए थे कि कितने बजे वो बैंक जाते हैं, कितने बजे घर जाते हैं, इस दरमियान क्या क्या करते हैं, किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ था, ये लोग उस जगह से काफ़ी दूर निकल चुके थे। अब ये लोग रोड किनारे एक सुनसान जगह देखकर मिस्टर जॉन को गाड़ी से नीचे उतारते हैं और उन्हें बेहोशी की हालत में ही छोड़कर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट को हुए 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे। जब ये लोग उस जगह पहुंचते हैं तो मिस्टर जॉन की स्कूटी उन्हें मिलती ही नहीं। अब लुटेरे थोड़े और परेशान होते हैं कि आखिर स्कूटी कहाँ जा सकती है। फिर उन्हें ख्याल आता है कि चूंकि स्कूटी रोड के किनारे पड़ी थी, तो किसी ने लावारिस स्कूटी देखकर पुलिस को फ़ोन किया हो और पुलिस वाले स्कूटी को लेकर थाने चले गए हों। अब इनमें से 2 लोग वहां से जो सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वहां पहुंचते हैं, और उसका नाम था जीवन भीमा नगर पुलिस स्टेशन। इन्होंने देखा सच में थाने के अंदर एक स्कूटी खड़ी है, और नंबर प्लेट से उन्होंने पहचान भी लिया कि ये स्कूटी मिस्टर जॉन ही की है। अब दोनों पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उन्हें लगा कहीं पुलिस वालों को शक न हो जाए, क्योंकि उनके दिल में चोर था। खैर, किसी तरह हिम्मत बनाकर ये दोनों अंदर जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारे एक रिलेटिव मिस्टर जॉन का एक्सीडेंट हो गया था और ये रही उनकी स्कूटी। हमें जब खबर मिली तो हमने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। नॉर्मल सा एक्सीडेंट था, हल्की फुल्की चोट आई थी और अब वो ठीक है, तो हम कंप्लेन वगैरह दर्ज नहीं कराना चाहते, बस हमें हमारी स्कूटी वापस दे दीजिए।
पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो नॉर्मल सा एक्सीडेंट था और सामने वाला खुद कह रहा है कि वो कंप्लेन नहीं लिखाना चाहता, तो फिर इस झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा। पुलिस वाले इन दोनों को स्कूटी की चाबी दे देते हैं और ये दोनों स्कूटी लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों स्कूटी की तलाशी लेते हैं और फिर स्कूटी की सीट के नीचे से चाबी मिल भी जाती है। अब जैसे इनके हाथ चाबी लगते हैं ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर जॉन पूरी रात यूं ही बेहोश पड़ा रहता है। इस दरमियान किसी राहगीर की भी उस पर नजर नहीं पड़ती। इधर जॉन के घर वाले भी अलग परेशान थे क्योंकि न तो वक्त पे वो घर पहुंचे और न ही उन्हें फोन लग रहा था। खैर, अब आती है 3 जून की तारीख। सुबह से दोपहर होने वाली है, तभी जॉन को होश आता है। पहले तो एक सुनसान जगह पर इस तरह बैठा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ दिमाग पर जोर देने के बाद उन्हें पिछली रात की पूरी कहानी याद आ जाती है। फिर वो अपना मोबाइल और पर्स चेक करते हैं तो पता चलता है दोनों गायब है। लेकिन इन सबके बावजूद अपने आप को तसल्ली देते हैं कि चलो एक मोबाइल फ़ोन और 20,000 रुपये ही तो गायब हुए, जान तो सलामत है। अब जॉन को ख्याल आता है अपनी स्कूटी का। वो किसी तरह उस जगह पहुंचते हैं जहां रात को एक्सीडेंट हुआ था, तो पता चलता है स्कूटी तो गायब है। जिसके बाद कंप्लेन दर्ज कराने के लिए वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तब पुलिस वाले जॉन को बताते हैं कि रात को 2 लोग आए और स्कूटी लेकर चले गए। अब जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। खैर, पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर उनकी स्कूटी खड़ी थी। भागे भागे जॉन स्कूटी के पास पहुंचते हैं कि चलो स्कूटी भी मिल गई। अब सबसे पहले जॉन स्कूटी की सीट उठाते हैं और पहली बार उन्हें धक्का लगता है और सारा खेल समझ में आ जाता है। जॉन को समझ में आ चुका था कि ये पूरी साजिश बैंक की चाबी हासिल करने के लिए बुनी गई थी। जिसके बाद मिस्टर जॉन तुरंत बैंक पहुंचते हैं। बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, तमाम लॉकरों को चेक करते हैं तो पता चलता है बैंक के तमाम लॉकर खुले हुए हैं और अंदर रखा माल गायब है। जब जॉन कैलकुलेट करते हैं कि कितना सोना गायब हुआ है तो पता चलता है 40 किलो सोना बैंक के लॉकर रूम से गायब हुआ है। अब जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो बैंक के सीनियर अधिकारी को क्या जवाब देंगे, क्योंकि जिस समय ये चोरी हुई यानी 2009 में 40 किलो सोने की कीमत 5.6 करोड़ रुपए थी, जबकि आज के रेट के हिसाब से देखें तो 40 किलो सोने की कीमत 28 करोड़ रुपए बनते हैं। अब चूंकि ये कोई छोटी मोटी चोरी तो थी नहीं, मामला पूरे 28 करोड़ और बेंगलुरु के इतिहास में हुई सोने की सबसे बड़ी चोरी का था। अब मिस्टर जॉन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय इसके कि वो बैंक के सीनियर अधिकारी को बताएं। मिस्टर जॉन के कहने पे बैंक अधिकारी और बेंगलुरु पुलिस बैंक पहुंचती है। जब पुलिस बैंक पहुंचती है तो पता चलता है बैंक में सिक्योरिटी का कोई इंतजाम ही नहीं है। बैंक का अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे मीडिया वाले भी पहुंचना शुरू कर देते हैं। अब हर टीवी और न्यूज़ चैनल पर इसी चोरी की खबर चल रही थी, क्योंकि मामला पूरे 40 किलो सोने का था और बेंगलुरु के इतिहास में सोने की इससे बड़ी चोरी कभी हुई नहीं थी। बैंक में बेंगलुरु पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता जिसकी मदद से लुटेरों तक पहुंचा जा सके और फिर बेंगलुरु पुलिस बैंक मैनेजर जॉन से एक लंबी पूछताछ करती है। मिस्टर जॉन 2 जून की शाम से लेकर 3 जून की सुबह तक क्या क्या हुआ उसकी पूरी कहानी पुलिस को सुना देता है कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर 2 लोगों ने उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और वो पूरी रात बेहोश रहे। सुबह थाने के बाहर से उन्हें स्कूटी मिली और स्कूटी चेक करने पर पता चला कि बैंक की चाबी गायब है। जब पुलिस ने मिस्टर जॉन की पूरी कहानी सुनी तो पुलिस को लगा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मिस्टर जॉन का एक्सीडेंट हुआ, वो पूरी रात बेहोश रहे, स्कूटी से चाबी गायब हो गई। इन तमाम चीज़ों का मिस्टर जॉन के पास न कोई सबूत था और न गवाह। तो बेंगलुरु पुलिस का पहला शक मिस्टर जॉन पे ही जाता है कि ये सारा किया धरा इसी का है। अब बेंगलुरु पुलिस मिस्टर जॉन को लेकर थाने पहुंचती है और उनसे सच उगलवाने के लिए अगले 24 घंटे तक हर हथकंडा इस्तेमाल कर लेती है। मगर मिस्टर जॉन एक ही बात पर अड़े रहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर हैं। अब चूंकि मिस्टर जॉन अपना जुर्म कबूल कर नहीं रहे, उधर बैंक के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं जिससे कोई सबूत मिल सके, तो बेंगलुरु पुलिस के लिए केस उलझता ही चला जा रहा था। खैर, बेंगलुरु पुलिस ने तलाश जारी रखी और इसी दरमियान बेंगलुरु पुलिस को एक नई बात पता चलती है कि जिस मुथूट बैंक में चोरी हुई है उसके ठीक सामने 1 महीना पहले एक फुटवेयर यानी जूते चप्पल की दुकान खुली है और जिस रोज चोरी हुई यानी 2 जून 2009 को उसी रोज से वो दुकान बंद भी है। अब पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगती है कि 1 महीना पहले दुकान खुली और चोरी वाले दिन से बंद भी पड़ी है। अब बेंगलुरु पुलिस सीधा उस फुटवेयर के शॉप पे पहुंचती है।
इस शॉप के ऑनर यानी जिसने दुकान को भाड़े पे दिया था उससे बात करती है तो पता चलता है कि हाँ, 2-3 लोगों ने 1 महीना पहले ही शॉप को भाड़े पे लिया था और अभी तो दुकान के अंदर काउंटर और रैक वगैरह बनाने का काम ही चल रहा है। जूते चप्पल तो उसने अभी तक गिराए ही नहीं और दुकान बंद भी कर दिया। पुलिस को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। दुकान का मालिक बेंगलुरु पुलिस को एक नंबर देता है। ये नंबर उन्हीं लोगों का था जिसने दुकान भाड़े पे लिया था। पुलिस उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है इस नंबर पर सिर्फ 4-5 नंबरों से ही कॉल आता है और जिन जिन नंबरों से इस नंबर पे कॉल आता है वो सारे सिम कार्ड फेक हैं, यानी हर एक नंबर फर्जी आईडी कार्ड से लिए गए हैं और ये तमाम नंबर नए हैं, यानी 1 महीना पहले ही एक्टिव हुए हैं। अब बेंगलुरु पुलिस को यकीन हो चुका था कि असल मुजरिम यही लोग हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि सारे नंबर फेक आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड हैं। और इसी दरमियान पुलिस को एक और नंबर मिलता है जिस नंबर पर कुछ रोज पहले दुकान के मालिक के फर्जी नंबर से 2 सेकंड का कॉल गया था। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में ही इस नंबर के बारे में पता चल चुका था, लेकिन पुलिस ने इस 2 सेकंड के कॉल को ये समझकर इग्नोर कर दिया था कि हो सकता है गलती से यह नंबर डायल हो गया हो, क्योंकि 2 सेकंड में कोई क्या बात कर सकता है। लेकिन एक सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि इस 2 सेकंड वाले की भी डिटेल्स निकालो। अब जिस नंबर पर 2 सेकंड का एक छोटा सा मिस्ड कॉल गया था उसे खंगाला जाता है तो पता चलता है नंबर असली है, यानी ये नंबर असली आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड है। और फिर पता चलता है ये 2 सेकंड वाला नंबर एक लेडी के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये लेडी बेंगलुरु की ही रहने वाली है। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उस लेडी के पास पहुंचती है, इस नंबर को लेकर उससे पूछताछ करती है। वो लेडी कहती है कि हाँ, ये नंबर उसी का है। फिर बेंगलुरु पुलिस कुछ और पूछताछ करती है तो पता चलता है उसके पति का नाम जया कुमार है। अब बेंगलुरु पुलिस जैसे जया कुमार का नाम सुनती है एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि जया कुमार वो शख्स था जो इससे पहले भी कई बार चोरी के मामले में जेल जा चुका था। अब बेंगलुरु पुलिस जया कुमार की पत्नी से उस नंबर के बारे में पूछती है जिस नंबर से उसके मोबाइल फोन पे 2 सेकंड का कॉल आया था। और फिर जया कुमार की पत्नी पूरी कहानी सुनाती है कि एक रात मेरा पति सो रहा था, मैंने तकिए के नीचे 2 मोबाइल फोन देखा। हालांकि मेरे पति एक ही फोन रखते थे, मुझे शक हुआ कि कहीं इनका किसी के साथ प्यार वार का चक्कर तो नहीं चल रहा। फिर मैंने अपने पति के दूसरे फोन में अपना नंबर डायल किया और एक 2 सेकंड का मिस्ड कॉल करने के बाद फोन कट कर दिया। और ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, मैं ये चेक करना चाहती थी कि वो खुद से बताता है कि नहीं। फिर बेंगलुरु पुलिस ने जया कुमार से मुलाकात की, फिर खबर खैरियत पूछी। उसने बताया हाँ, जब मैं जेल गया तो हमारी मुलाकात जेल में 2 नए लोगों से हुई, वो सब भी हमारी ही बिरादरी के थे। फिर हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि कब तक छोटी मोटी चोरियां करते रहें, कुछ बड़ा हाथ मारा जाए। जेल से निकलने के बाद हमने अपनी गैंग में कुछ और लोगों को शामिल किया, फिर हमने रैकी करनी शुरू की। तो रॉबरी के लिए हमें सबसे परफेक्ट यही मुथूट फाइनेंस बैंक लगा और इसकी वजह यह थी कि इस बैंक के ठीक सामने एक दुकान खाली थी। हमने दुकान को भाड़े पे लिया। अब दुकान में एक तरफ काउंटर भी बन रहा है ताकि किसी को शक न हो, लेकिन इस दरमियान हमने बैंक पर नजरें जमाए रखी और फिर हमने एक्सीडेंट का प्लान बनाया। और बैंक लूटने के बाद हम में का हर एक बंदा अलग अलग शहरों में घूमने के लिए निकल गया और तय ये हुआ कि कुछ दिनों तक हम लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब एक तयशुदा तारीख पर सभी लोग मुझसे संपर्क करेंगे और फिर शिमला में हम लोग मीटिंग करेंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही इस मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी भी करेंगे और फिर उस पार्टी के बाद हम लोगों ने चोरी से पहले जो 4-5 फर्जी सिम कार्ड लिया था उसे भी तोड़कर फेंक देंगे। जब बेंगलुरु पुलिस ने जया कुमार से उसकी पूरी कहानी सुनी तो खुद पुलिस वाले हैरान थे कि यार ये बंदा कितने शातिर दिमाग का है। अब बेंगलुरु पुलिस उस तारीख का इंतजार करने लगती है जिस तारीख को जया कुमार के दोस्त फोन करने वाले थे। अब वो तारीख आती है, बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जया कुमार के साथ शिमला पहुंचती है और फोन के आने का इंतजार करने लगती है। अब एक एक कर सभी लोग फोन करते हैं। जया कुमार हर एक आदमी के फोन को पुलिस वालों की मौजूदगी में रिसीव करता है और कहता है कि हाँ दोस्त, सब कुछ ठीक है, पुलिस को कानो कान पता नहीं चला, बस तुम्हारे आने का इंतजार है, बस जल्दी से आ जाओ, फिर पार्टी भी करना है। अब सभी इस बात से अनजान कि ये सारा खेल बेंगलुरु पुलिस ने रचाया है। एक एक कर ये सभी जया कुमार के पास पहुंचना शुरू करते हैं और फिर जब बेंगलुरु पुलिस उनका स्वागत करती है तो उनका सारा मूड खराब हो जाता है। खैर, बेंगलुरु पुलिस इन लोगों की निशानदेही पर 34.5 किलो सोना भी बरामद कर लेती है, जो कि एक बहुत बड़ी रिकवरी थी, और बाकी 5.5 किलो सोने की तलाश भी जारी रखती है। फिर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। 2009 में इन्होंने चोरी की थी और 2023 में इनका फैसला आता है।
अदालत इन सभी को 10-10 साल की सजा सुनाती है। हालांकि 10 साल से ज्यादा इन्होंने पहले ही जेल में गुजार दिया था, तो इन सभी को रिहा कर दिया जाता है। बेंगलुरु पुलिस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक पत्नी के शक ने इस केस को पूरी तरह सुलझा कर रख दिया कि उसके पति के पास 2 मोबाइल फोन है तो जरूर उसका किसी के साथ अफेयर होगा, और सिर्फ शक की बुनियाद पर अपने पति के मोबाइल से अपने नंबर पे एक 2 सेकंड का कॉल कर दिया। बेंगलुरु पुलिस का कहना था कि ये केस जिस कदर उलझा हुआ था, अगर 2 सेकंड का फोन कॉल नहीं होता तो शायद ये केस इतनी जल्दी या कभी सुलझता ही नहीं। लेकिन एक बात सोचकर मैं हैरान हो रहा हूँ कि जब जया कुमार जेल से निकलने के बाद अपनी पत्नी से मिला होगा तब उसका रिएक्शन कैसा रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु के इतिहास में हुई सोने की अब तक की सबसे बड़ी चोरी की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।